हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हुबली डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो हुबली डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें तो यह पेपर 25% PRQ कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो 25 अक्टूबर 2024 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं वाइल आइसोलेटिंग डीवी द पोजीशन ऑफ द हैंडल इन रिलेशन टू रेल लाइंस सेल बी, यानी जब भी हम डीबी को आइसोलेट करते हैं तो इसके जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल के जो पोजीशन होते हैं वो रेल लाइन के रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशंस में होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है, जिसे हार्ट ऑफ ब्रेक सिस्टम बोला जाता है, तो इसमें अगर बात करें 2 कंडीशन यहाँ पर हम लेंगे डीबी का। एक कंडीशन यहाँ पर हम वर्किंग को लेंगे, जब डीबी वर्किंग कंडीशन में होगा तो उस दौरान जो डीबी का हैंडल होगा वह वर्टिकल कंडीशन में होगा। सेकेंड कंडीशन अगर बात करें आइसोलेट, उस कंडीशन में यहाँ पर जो डीबी के हैंडल के जो पोजीशन होगा वह हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू रेल लाइंस यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार आप दोनों कंडीशन देख पा रहे होंगे। प्रश्न में पूछा गया था आइसोलेटिंग कंडीशन में पोजीशन ऑफ हैंडल ऑफ डीबी का पूछा गया था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेल लाइंस यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एवं रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज, यानी यहाँ पर जो रेल लाइन से बफर्स के जो सेंटर तक का जो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड बफर हाइट होते हैं वो कितना होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें बफर हाइट्स के केस में तो मैक्सिमम जो बफर हाइट होते हैं वह 1105 mm मैक्सिमम केस में लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मिनिमम कंडीशन में तो मिनिमम कंडीशन में 2 कंडीशन होती हैं। अगर एम्प्टी कंडीशन में है तो मिनिमम 1090 mm होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें लोडेड का, लोडेड कंडीशन में या 1030 mm मिनिमम होने चाहिए। यह यहाँ पर बफर हाइट्स रेल लेवल से यहाँ पर हाइट्स यहाँ पर बताए गए हैं। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में मैक्सिमम पूछे गए थे तो 1105 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स, ओरिजिनेटिंग पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट्स पर। इसे किसी प्रश्न में यहाँ पर नोडल पॉइंट्स लिखे होंगे तो उससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्रश्न के अंतर्गत नोडल पॉइंट्स भी यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। और यहाँ पर पूछा गया कि जो कोचिंग स्टॉक होते हैं इनका ब्रेक पावर परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन या नोडल पॉइंट्स पर कितना होता है परसेंटेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोच के केस में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100%, जबकि इन रूट में मिनिमम 90% होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था ओरिजिनेटिंग के रिगार्डिंग, तो 100% यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन डैश मंथ ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। जो पैटर्निटी लीव जो मेल कर्मचारी को, केवल मेल रेलवे कर्मचारी जो होते हैं उनको जब प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसमें पूछा गया कि जो प्रोवाइड करने की जो टाइम फ्रेम जो रखा जाता है वो बर्थ जो चाइल्ड्स के बर्थ होते हैं उसके कितने महीने के अंदर उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करें पहले कि पैटर्निटी लीव जो होते हैं वो अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक उनको अलाउड रहता है। इसके अलावा उनको 50 डेज का पीएल प्रोवाइड करवाया जाता है और इसके लिए जो टाइम फ्रेम रखा गया है वो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड्स के केस में यहाँ पर 6 महीने के अंदर उनको लेना पड़ता है। अदरवाइज इस प्रकार के जो लीव होते हैं उनको लैप्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 6 मंथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिटेड लगेज अलाउड फॉर सेकेंड क्लास
पैसेंजर्स इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो सेकेंड क्लास जो पैसेंजर्स होते हैं इनको यहाँ पर कितने लगेज परमिटेड किए जाते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कोई सेकेंड क्लास का है तो सेकेंड क्लास के केस में यहाँ पर 35 kg। इसके अलावा अगर बात करें तो एसी चेयर कार, इसके अलावा थर्ड एसी और जो स्लीपर क्लासेस के जो होते हैं उस केस में यहाँ पर 40 kg तक यहाँ पर परमिट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सेकेंड एसी के केस में तो सेकेंड एसी केस में यहाँ पर 50 kg और फर्स्ट एसी के केस में यहाँ पर अगर बात करें तो 70 kg तक यहाँ पर परमिट किए जाते हैं। चूंकि प्रश्न पूछा गया था सेकेंड क्लास के रिगार्डिंग तो यहाँ पर 35 kg ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पिस्टन स्ट्रोक कोच ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जो आईसीएफ कोच जो कि बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के बिहाफ पर होते हैं, इसमें पूछा गया कि उनका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर का, सबसे पहले यहाँ पर आईसीएफ बोगी जो होते हैं इनमें प्रत्येक एक सेल पर एक एक ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में यहाँ पर होते हैं। इनका अगर बात करें तो 2 नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक बोगी में ब्रेक सिलेंडर अवेलेबल होते हैं। और इनके बात करें डाया का तो डाया जो होते हैं वह 8 इंच या अगर डायमेंशन एमएम में अगर बात करें तो 203 mm के अप्रॉक्स इसका डाया होता है ब्रेक सिलेंडर का। वहीं पिस्टन स्ट्रोक की अगर बात करें तो पिस्टन स्ट्रोक इनका 32 mm लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एसी इन अ कोच स्टैंड्स फॉर, जो कोच में जो एसी और जो लगाया जाता है जो वह मेनली एयर कंडीशंस जो होते हैं उनके लिए यह लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ बीसी, बीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो बीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक सिलेंडर। या कोचेज एवं वैगन में और अगर बीएमबीएस है तो उस केस में यहाँ पर वेरी करेंगे। अगर कन्वेंशनल अंडर फ्रेम माउंटेड है उस केस में यहाँ पर नंबर्स आपको वेरी करेंगे, डायमीटर भी उसका एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर वेरी करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ब्रेक सिलेंडर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, वर्किंग ट्रेन में बीपी प्रेशर यानी ब्रेक पाइप प्रेशर यहाँ पर पूछा गया है। बीपी यानी ब्रेक पाइप। इस केस में अगर बात करें तो इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होता है। और बीपी पाइप के लिए जो कलर कोड लिया जाता है वह मेनली ग्रीन कलर कोड यहाँ पर लिया जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज व्हील इज, यानी यहाँ पर ब्रॉड गेज व्हील में जो ट्रेड जो यूज किए जाते हैं इनमें फ्लेंज का हाइट का जो कंडमिंग लिमिट्स है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि 28.5 mm नए कंडीशन में यहाँ पर होते हैं। जब यहाँ पर यह इनका हाइट इंक्रीज होकर 35 mm हो जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडेम कर देते हैं। यहाँ पर अगर बात करें 28.5 mm वो नए कंडीशन में और 35 mm यहाँ पर कंडम कंडीशन में होता है। यह मेनली डीप फ्लेंज के नाम से अगर जब यह 35 mm पर विड्रॉ किया जाता है सर्विस से तो इस प्रकार को हम डीप फ्लेंज के तौर पर जानते हैं। और इसका मेजरमेंट मेनली जो टायर डिफेक्ट गेज होता है उनके माध्यम से किए जाते हैं। यानी टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से आप अलग अलग डिफेक्ट चाहे वो थिन फ्लेंज, डीप फ्लेंज, रूट रेडियस एट रूट ऑफ फ्लेंज यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा फ्लैट फेसेस जो ट्रेड के ऊपर आते हैं ये अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट जो चक्कों में देखने को मिलते हैं उनका मेजरमेंट मेनली टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से ही किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर डी 35 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन वॉक्सवैगन वैगन ड्यूरिंग सर्विस। सर्विस के दौरान यहाँ पर वॉक्सवैगन वैगन का मिनिमम डायमीटर व्हील्स का चक्कों का पूछा गया है कि कितना mm होता है। तो वॉक्सवैगन वैगन का यहाँ पर अगर देखें तो नए कंडीशन में 1000 mm होते हैं और 906 mm तक यहाँ पर हम मिनिमम सर्विस में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बीच में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 919 mm यानी 919 mm जो होते हैं दोनों के रेंज के बीच में वह मेनली लास्ट 100 पिसू साइज होता है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए, जो वर्कशॉप वाले जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर लास्ट 100 पिसू साइज पूछे जा सकते हैं, जो आपका 919 mm यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाई सीसी रैक्स। सीसी रैक्स से आप क्या समझते हैं? तो सीसी रैक्स मेनली क्लोज सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है और यह मेनली फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत जो अलग अलग टाइप्स के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वैगन्स का, जैसे वह इंटुएंट प्रीमियम, स्पेशल प्रीमियम और क्लोज सर्किट जो होते हैं। क्लोज सर्किट के रेक में मेनली जब भी पीपीसी बनाया जाता है तो उस दौरान आप देखते होंगे कि एक जोन वाइज एक सर्किट नॉमिनेटेड होते हैं, उस सर्किट के अंदर ही इनको रेक्स को चलाया जाता है। अगर उस केस में अगर ब्रीच करता है तो उस यहाँ पर बीपीसी इनवैलिड कंडीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें क्लोज सर्किट रेक का तो इसमें मेनली जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100% ब्रेक पावर होते हैं और इंडूट में यहाँ पर 90% ब्रेक पावर परसेंटेज होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 100 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशंस करने के लिए, और जब भी बीपीसी जारी किए जाते हैं तो इस प्रकार के बीपीसी येलो कलर पेपर पर इशू किए जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर बात करें ब्रेक पावर जो वैलिडिटी होता है बीपीसी का वो मेनली 30+5 डेज या 35+5 डेज यहाँ पर लिया जाता है, जबकि किलोमीटर जो वैधता होता है वो 6000 से इंक्रीज होकर 10,000 किलोमीटर तक रेक टू रेक यहाँ पर वेरी करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो यहाँ पर क्लोज सर्किट रेक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन। वर्किंग ट्रेन में बीपी प्रेशर पूछा गया है। ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 5.0 ± 0.1 kg/cm² हो जाएगा और इसके लिए कलर कोड ग्रीन कलर कोड यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द स्टैंडर्ड ऑफ वॉक्सवैगन ट्रेन कंसिस्ट ऑफ। जो वॉक्सवैगन वैगन का जो स्टैंडर्ड एक जो तैयार होता है वो कितने वैगन्स का तैयार होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी वॉक्सवैगन वैगन का यहाँ पर एक तैयार होता है तो उस केस में यहाँ पर 59 वॉक्सवैगन वैगन प्लस 01 ब्रेक बान यहाँ पर हो सकता है। ब्रेक बान में BBZI, BBZC या BBCM किसी प्रकार का ब्रेक बान हो सकता है, जबकि जो स्टैंडर्ड एक तैयार होता है वॉक्सवैगन का वह मेनली 59 वैगन्स का यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आपसे इससे वॉक्सवैगन वैगन से रिलेटेड एक और प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि जो लीकेज रेट अलाउ किए जाते हैं, जो लास्ट व्हीकल में जो प्रेशर अवेलेबल होनी चाहिए वो कितना केजी का अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो अप टू 56 वॉक्सवैगन वैगन तक यहाँ पर 4.8 kg का प्रेशर ब्रेक बान में उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा मोर देन 56 वॉक्सवैगन वैगन के केस में यहाँ पर जो ब्रेक बान में प्रेशर अवेलेबल होना चाहिए मिनिमम वो 4.7 kg/cm² का होना चाहिए। इस भी प्रकार का यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कट अप एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू। कट अप एंगल कॉक जो होते हैं वो मेनली जो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम होता है जिसमें BP और FP दोनों होते हैं, दोनों के एंड पर एक एक एंगल कॉक दोनों के लिए होता है। तो इस प्रकार 4 नंबर्स में यहाँ पर एंगल कॉक फिटेड होते हैं जिसमें BP और FP दोनों के लिए यहाँ पर फिटेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैटर्निटी लीव ग्रांटेड फॉर डैश डेज। जो पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं वह अप टू 0 to सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है और यह मेल रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस केस में यहाँ पर कर्मचारी को 15 डेज का लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ
6 मंथ के अंदर इसको इस प्रकार के लीव को लेने पड़ते हैं बर्थ ऑफ चाइल्ड्स के यहाँ पर पीरियड के अंतर्गत। तो उस केस में अगर नहीं ले पाते हैं तो उस केस में इस प्रकार के लीव को लैप्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर ए 15 डेज का पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पर, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर का यहाँ पर वीकेस्ट लिंक पूछा गया जो कि नकल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट और टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट्स। एक कैलेंडर वर्ष में परमानेंट और एक टेम्पोररी कर्मचारी रेल सेवक अगर हो तो उसको कितने दिनों का लीव ऑन एवरेज पे इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा या उसके लिए वो इंटाइटल हो गए। तो इसमें अगर बात करें 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को, चाहे वो परमानेंट या टेम्पोररी एम्प्लॉयज हो, रेलवे सर्वेंट का यहाँ पर होनी चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर 15 डेज का LAP 1 जनवरी और 15 डेज का LAP 1 जुलाई को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। 30 डेज का LAP यहाँ पर टोटल हो जाएंगे जो कि पर ईयर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 30 डेज LAP यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है RS16 रजिस्टर इज फॉर डैश। जो कोचिंग रेक मेंटेनेंस जो होते हैं वहाँ पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग प्रकार के यहाँ पर RS नंबर्स रजिस्टर्स का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो RS16 जो है यहाँ पर वो किस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो वह मेनली जो यूज किया जाता है RS16 वह मेनली सिक मेमो के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा आपसे एक और पूछा जा सकता है कि RS17 जो होते हैं वह मेनली फिट मेमो के लिए यूज किए जाते हैं। और एक रेगुलर बेसिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं RS7, यह मेनली ट्रेन एग्जामिनर जो होते हैं इनके डायरी के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो RS16 पूछा गया था वह सिक मेमो के लिए यूज किया जाता है कोचिंग रेक मेंटेनेंस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड व्हेन शंटिंग इज परफॉर्म्ड इन अ ट्रेन। ट्रेन में शंटिंग करते समय किए जाने वाले जो परीक्षण है वो कौन सा है। जब भी शंटिंग के दौरान जब भी लोको अटैचमेंट या डिटैचमेंट जो यहाँ पर किया जाता है उस दौरान चलने से पहले यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वन वॉक्सन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर। एक वॉक्सन वैगन के अंतर्गत कितने नंबर से ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर चाहे वो BMBS हो या कन्वेंशनल अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो, दोनों केसों में वॉक्सन वैगन में सेम नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक होते हैं। अगर यहाँ पर हम देखिए जो कैसना बोगी होते हैं मेनली वॉक्सन वैगन में, इनमें 2 एक्सल प्रत्येक बोगी में होते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर इनर साइड से, ध्यान रखें इनर साइड से यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक्स लगे होते हैं केवल प्रत्येक एक्सल के लिए। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे टोटल यहाँ पर 4 ब्रेक ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर भी 4 ब्रेक ब्लॉक्स यहाँ पर है। टोटल यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8 नंबर्स में यहाँ पर कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग यहाँ पर प्रत्येक वैगन वॉक्सन वैगन के लिए किया जाता है 8 नंबर्स में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द टोटल नंबर ऑफ एमी वाशर यूज्ड इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन अ रेक। एक रेक में जो ट्विन पाइप वाले जो पैसेंजर कोचेज रेक होते हैं इनमें नंबर ऑफ एमी वाशर पूछा गया है। तो कोई कोच है यहाँ पर 2 यानी एक FP पाइप्स और एक ब्रेक पाइप्स गुजरा है। दोनों के एंड पर एक नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक पाइप के लिए एयर हॉज पाइप लगे होते हैं। उनके एंड में यहाँ पर एयर हॉज पाइप जो होते हैं यहाँ पर एमी वाशर्स का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल आप देख पा रहे होंगे टोटल 4 नंबर्स में यहाँ पर प्रत्येक ट्विन पाइप वाले कोचेज में 4 नंबर्स में एमी वाशर्स का प्रयोग किए जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन्स। ट्विन पाइप वैगन के अंतर्गत जो फीड पाइप्स का कलर होता है वो कौन सा होता है? तो एफपी यानी फीड पाइप्स यहाँ पर होते हैं। इनमें मेनली 6 kg का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होता है और इनके लिए जो कलर कोड यूज में लिया जाता है वह वाइट कलर कोड यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फुल फॉर्म ऑफ ईआर। ईआर का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर ऑक्सिलियरी रिजर्वायर। तो यहाँ पर बात करिए करेक्ट उत्तर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अगर डायग्राम की अगर देखिए तो जो एफपी पाइप्स यहाँ पर होते हैं फीड पाइप जिसमें 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होता है। यहाँ पर डेट कलेक्टर होते हैं जिसका काम होता है प्रेशर को फिल्टर करके आगे ब्रांच पाइप में भेजना। यहाँ पर जैसे आप भरेंगे आगे यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं और इसी बीच में एक एनआरबी लगा होता है। आगे बढ़ने पर यहाँ पर एयर टैंक्स लगे होते हैं जो कि यहाँ पर कोचेज और वैगन के केस में यहाँ पर चेंजेज होते रहते हैं इनके कैपेसिटी। इनका जो एनआरबी का काम होता है कि प्रेशर को प्रॉपर एयर टैंक्स में भेजना लेकिन वापस या एपी पाइप में नहीं आने देता है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि जो एनआरबी का नॉन टर्न वाल्व का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि एयर टैंक्स में प्रेशर को भेजने तो देते हैं लेकिन वापस एयर टैंक का प्रेशर एपी पाइप में नहीं आने देता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एसजी वर्ड इन अ कोच स्टैंड्स फॉर। जो एसजी वर्ड जो कोच जो वर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन कोड उसमें जो एसजी वर्ड यूज किए जाते हैं वह मेनली सेल्फ जनरेशन के लिए यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें सीएन जो यूज किया जाता है वह 3 टियर के लिए यूज में किया जाता है। इसके अलावा CW की अगर बात करें तो 2 टियर एसी कोचेज के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें CZ जो होता है वह चेयर कार के लिए यूज में लिया जाता है। RA की अगर बात करें तो यह मेनली इंस्पेक्शन कैरेज जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनके लिए यूज में लिया जाता है। WCB जो होता है यह मेनली पेंट्री कार जो वेस्टिबल पेंट्री कार होते हैं उनके लिए यहाँ पर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें VPH जो है वह मेनली हाई कैपेसिटी पार्सल बार के लिए यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग वर्ड्स का यहाँ पर अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जाम के अंतर्गत अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ पीटीओ। पीटीओ का यहाँ पर वैलिडिटी पूछा गया है कितने हाफ सेट का कितना वैधता होता है। तो पीटीओ यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है। यहाँ पर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर इसका फुल फॉर्म होता है जिसका वैधता की अगर बात करें चाहे वो हाफ सेट हो या फुल सेट हो दोनों केसों में इसका जो वैधता होता है वह मेनली 5 मंथ्स के होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर बाईपास द ब्रेक पाइप स्पेशल डिवाइस इसेंशियली इज। ब्रेक पाइप को बाईपास करने के लिए आवश्यक जो विशेष उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं। जब भी कोई यहाँ पर दो और इस केस में कोई बीपी पाइप या एपी पाइप किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है तो यहाँ पर मेनली या तो जो यहाँ पर जो एपी पाइप का हम हटाकर प्रॉपर जो प्रेशर को यहाँ पर होने होते हैं बीपी पाइप तो एक दूसरे के इंटरचेंज करके यहाँ पर हम यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें इसेंशियली डिवाइस का जो रिक्वायरमेंट होता है वह मेनली बाईपास कपलर का रिक्वायरमेंट होता है। LHV कोच में मेनली जो हम बाईपास करते हैं वो इस केस में हम 26 मीटर जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है उसका प्रयोग यहाँ पर हम कोचेज को यहाँ पर बाईपास करने के लिए यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन AC 2 टियर। AC 2 टियर में यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ पूछा गया कितने नंबर्स में बर्थ होते हैं। तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि यह LHV कोच के लिए पूछा गया है या ICF ब्रेक के लिए पूछा गया है। यहाँ पर हम दोनों केसों में देखेंगे एक तरफ हम ICF और सेकेंड तरफ यहाँ पर हम LHV का यहाँ पर मेंशन किए हैं। ICF के केस में यहाँ पर हम एक तरफ 2 टियर और यहाँ पर 3 टियर के लिए यूज में लेंगे। यहाँ पर अगर बात करें ICF कोच के
2 टीयर में जो नंबर ऑफ बर्थ होते हैं वो 46 होते हैं, जबकि 3 टीयर में 64 होता है। वहीं LHV कोच में यहाँ पर 2nd टीयर में 54 बर्थ और 3 टीयर की अगर बात करें तो 72 बर्थ होते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार अगर चले तो ऑप्शन में यहाँ पर केवल और केवल 64 यहाँ पर 46 एवं 64 यहाँ पर दिया गया। चूंकि प्रश्न में यहाँ पर AC 2 टीयर के लिए पूछा गया था, तो AC 2 टीयर में यहाँ पर 46 ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 46, जो कि यहाँ पर ICF 2 टीयर के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, जो PESD जो होते हैं, जिसे हम अक्सर पायलट वाल्व के नाम से भी जानते हैं, या मेनली जो कोचेज के जो एंड वाल्व्स होते हैं वहाँ पर यह माउंटेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन इंजन। इंजन के अंतर्गत ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होना चाहिए, तो इंजन में मेनली जो BP प्रेशर होना चाहिए वह 5 kg/cm² होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज। किसी भी कोच का जो इंटेंसिव क्लीनिंग का जो इंटरवल होता है वह मेनली 1 मंथ के अंतराल पर इनका इंटेंसिव क्लीनिंग किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर POH फॉर अ कोच अटैच टू मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के साथ कोई कोच अगर अटैच्ड है तो उनका जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाएगा वो कितने अंतराल पर किया जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इस केस में अगर बात करें तो कोई अगर कोच मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अगर अटैच्ड हो तो उस केस में POH जो किया जाएगा वो 18 मंथ्स, और वहीं अगर बात करें IOH के लिए अगर पूछा जाता है तो 9 मंथ्स में इनका IOH किया जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कोड ऑफ वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटेड एयर कंडीशन 2 टीयर कोच। यहाँ पर एक कोच का फुल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, इनका एक जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए वेस्टिबुल के लिए हम यहाँ पर सिंपली W का प्रयोग करते हैं, सेल्फ जनरेटेड के लिए हम यहाँ पर G का प्रयोग करते हैं, वो एयर कंडीशन के लिए हम AC का प्रयोग करते हैं, और 2 टीयर के लिए यहाँ पर हम CW का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर कोड मैच कर रहा है। तो WGA-CCW जो है यहाँ पर सिंपली ऑप्शन नंबर B में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। CL मिलनी जो होता है वो 3 टीयर कोचेज के लिए यूज में लिया जाता है, जबकि C2 जो होता है वह 2 टीयर कोचेज के लिए कोडेड के तौर पर लिया जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीरियोडिसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर CC रैक्स फॉर BLC टाइप स्टॉक डैश डेज। जो BLC टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं इनका जो एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो इनका CC रैक्स क्लोज सर्किट रैक का इनका जो वैधता होता है वो कितने दिनों का दिया जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी BLC रैक का यहाँ पर BPC बनाए जाते हैं क्लोज सर्किट रैक के केस में, तो इनमें अभी अगर बात करें जो करंट पीरियड में ट्रायल बेसिस पर इनका 30 डेज और 9000 किलोमीटर्स का यहाँ पर इनका ट्रायल बेसिस पर भी चलाए जा रहे हैं। और यह ट्रायल जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को लेटर जो जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, 1/10/24 को रेलवे बोर्ड द्वारा यहाँ पर लेटर जारी किया गया था, जो इनका 9000 किलोमीटर का जो किलोमीटर बेसिस रखे गए हैं वो अप टू 31 मार्च 2025 तक यहाँ पर रखा गया है। तब तक यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर BLC रैक का अगर CC रैक तैयार किया जाता है तो 30 डेज बेसिस पर किलोमीटर बेसिस पर 9000 किलोमीटर के लिए इसको वैलिडिटी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शंस व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी प्रोवाइडेड। जो फीमेल रेल कर्मचारी होते हैं उनको मिसकैरेज और एवर्सन्स को शामिल करते हुए यहाँ पर जो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है वह यहाँ पर 45 डेज का प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन एसी, आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज। एसी, आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज में जो इमरजेंसी विंडो के नंबर्स है वो मेनली 4 नंबर्स में प्रत्येक कोच में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट इंटरवल आईओएच ऑफ आईसीएफ कोच इज डन। आईसीएफ कोच का जो आईओएच इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग का जो इंटरवल होता है वह मेनली 9 मंथ प्लस माइनस 30 डेज के अंतराल पर यहाँ पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9 मंथ प्लस माइनस 30 डेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वान और लास्ट व्हीकल्स फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट करवाए जाते हैं तो इस दौरान जो ब्रेक वान या लास्ट व्हीकल से जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, बीपी प्रेशर या एफई प्रेशर, वो मेनली कितने केजी तक का यहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्रेक वान हो या लास्ट व्हीकल्स हो, इनके कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर पीओएच। पीओएच पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के दौरान जब पीओएच बनकर जब कोचेज या वैगन्स का जब यहाँ पर निकलते हैं बाहर यूज के लिए, तो उस दौरान जो मिनिमम बफर हाइट होना चाहिए वह मेनली 1090 mm यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, जनरल टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट मेडिकल रिलीफ वान्स विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी इज डैश मिनट्स। जब भी यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैसिलिटीज के साथ जो जब भी डिस्पैच किया जाता है MRV यानी मेडिकल रिलीफ वान्स का, उसका टर्निंग आउट टाइम के जो टारगेट टाइम रखे गए हैं वह मेनली 20 मिनट्स का रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन का यहाँ पर इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया कितना होगा। चूंकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है प्रीमियम, सीसी और एंड टू एंड रेक के केस में, तो यहाँ पर हम तीनों रेक के केस में देखेंगे। एक तरफ यहाँ पर हम एंड टू एंड, सेकेंड यहाँ पर प्रीमियम और लास्ट यहाँ पर सीसी रेक लेंगे हम। एंड टू एंड रेक के केस में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 90% और इन रूट में यहाँ पर मिनिमम 75% होना चाहिए। प्रीमियम के रेक के केस में ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95%, मिनिमम यहाँ पर रेलवे बोर्ड द्वारा मेंशन नहीं किया गया है। जबकि सीसी रेक की अगर बात करें तो इस केस में यहाँ पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100% और इन रूट में मिनिमम 90% होना चाहिए। आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन में 75 और 90 दोनों दिया गया है। 90 के केस में अगर सीसी रेक होता है तो मिनिमम 90% होना चाहिए। वही इन रूट में अगर एंड टू एंड का रेक है अगर तो मिनिमम 75% होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पर दोनों सही उत्तर हो सकता है। अगर यह सीसी रेक के हिसाब से प्रश्न होता तो 90% ऑप्शन नंबर डी होता, और अगर यह इन टू एंड रेक के हिसाब से होते तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होता। तो इसको आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। वैगन के अंतर्गत हैंड ब्रेक कब यूज किए जाते हैं? तो जब भी यार्ड के अंतर्गत स्टेबल कंडीशन में जब ब्रेक होता है तो उस दौरान यहाँ पर हम वैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द बीपी प्रेशर इन ब्रेक बान ऑफ 56 बॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन। जो बॉक्सन वैगन के केस में यहाँ पर जो लास्ट व्हीकल होता है उनमें कितने केजी का प्रेशर मिनिमम होना चाहिए? ध्यान रखें यहाँ पे बीपी प्रेशर की बात किया गया है। तो अप टू 56 बॉक्सन वैगन का यहाँ पर बात करें तो उस केस में लास्ट व्हीकल्स में जो ब्रेक वाहन होते हैं उन्हें 4.8 केजी का प्रेशर होना चाहिए। और वहीं बात करें मोर देन 56 बॉक्सन वैगन के केस में तो 4.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक बार में उपलब्ध होना चाहिए।
प्रश्न में पूछा गया था यहाँ पर 56 वैगन तक का, तो उस केस में यहाँ पर 4.8 kg का प्रेशर यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए ब्रेक बांध के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बोगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ और आरसीएफ ऑल कॉइल बोगी। जो आईसीएफ और आरसीएफ बोगी का यहाँ पर बोगी व्हील बेस पूछा गया है। तो यहाँ पर हम आईसीएफ बोगी की अगर बात करें तो इस केस में जो व्हील बेस होता है 2896 mm। वहीं अगर बात करें फिएट बोगी जो कि एलएचबी कोच के लिए प्रयोग किया जाता है, इस केस में जो व्हील बेस होता है बोगी व्हील बेस वो 2560 mm होते हैं। वंदे भारत की अगर बात करें तो 2700 mm इसका व्हील बेस होता है। वहीं कैसना बोगी की अगर बात करें जो कि फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत किया जाता है, इनका व्हील बेस 2000 ±5 mm के रेंज में लिए जाते हैं। इस प्रकार आप अलग अलग स्टॉक का यहाँ पर बोगी व्हील बेस देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया था केवल आईसीएफ और आरसीएफ के लिए, तो यहाँ पर 2896 mm। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द मटेरियल विच इज नो लॉन्गर यूजफुल टू रेलवे फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली परचेज और ऑब्टेन इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला गया कि ऐसा मटेरियल जिसे रेलवे के उपयोग के लिए ओरिजिनली रूप से परचेज किया गया था या प्राप्त किया गया था, जिसको यहाँ पर अभी वर्तमान में कोई यहाँ पर यूज में नहीं लिया गया है अभी तक लंबे समय तक, तो इसको इस प्रकार के जो मटेरियल है वह क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के मटेरियल जिसे लंबे समय तक नहीं यूज में लिया गया, तो इस प्रकार के मटेरियल को हम स्क्रैप मटेरियल के तौर पर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स ऑफ वॉक्सन वैगन। वॉक्सन वैगन का यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक्स का स्टैंडर्ड थिकनेस पूछा गया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है ब्रेक ब्लॉक का वह मेनली 58 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड नॉट टू बी वेरीफाइड। निम्नलिखित में से कौन से आइटम को यहाँ पर वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसमें अगर बात करें जो डेड स्टॉक्स होते हैं, इसके अलावा टूल्स प्लांट्स ऑफ लो वैल्यू के जो लो कॉस्ट के जो होते हैं उनके डेड स्टॉक्स या टूल्स या प्लांट्स के जो होते हैं उनको किसी प्रकार के वेरीफाई करने के रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर सी में ये सही दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो स्मॉल टूल्स होते हैं जो हैंड टूल्स होते हैं विथ सर्टेन स्टाफ्स के साथ, इनको भी वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें जो पेटी कंज्यूमेबल जो स्टोर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा जो डनेज होते हैं जिसमें हमारा S3225 S3226 और यहाँ पर बात करें 3227 और 3228 के जो होते हैं यहाँ पर डनेज, उनको यहाँ पर वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश टैबलेट्स आर यूज्ड इन बायो टॉयलेट्स। जो कोचीज के अंतर्गत जो बायो टॉयलेट्स का प्रयोग किया जाता है इनमें किस प्रकार के टैबलेट्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें मेनली क्लोरीन टैबलेट्स जो होते हैं इनका प्रयोग मेनली किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरीन टैबलेट्स के यूज करने का जो मेन पर्पस होता है कि जो उसमें जो वाटर अवेलेबल होते हैं इनको कीटाणु रहित बनाने एवं इनको स्वच्छ करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया का भी एक यूज किया जाता है जिसे हम एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जिसका मेन यूज करने का जो होता है कि जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके वह मेनली वाटर और गैसेस में यह कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद क्लोरीन टैंक का यहाँ पर यूज में लिया जाता है जिसका काम होता है मेनली कि जो वाटर से उनको कीटाणु रहित एवं उसको स्वच्छ बनाने में यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब्स एंड पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। जो यहाँ पर
अलार्म बल्ब और अलार्म सिग्नल डिवाइस जो दिए गए, इनके बीच में जो ब्रांच पाइप होते हैं इनका डायमीटर पूछा गया है। तो इनका जो डायमीटर होता है इन दोनों के बीच में वो मेनली 10 mm का होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन ईआर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर। चार्जिंग पोजीशन के दौरान जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर के अंतर्गत जो ईआर का प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो यह मेनली जो ईआर टैंक्स होते हैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि सिंगल पाइप ट्विन पाइप। अगर यहाँ पर अगर देखें, अगर वह सिंगल पाइप के हिसाब से अगर पूछा जाता प्रश्न तो उस केस में ईआर का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता। ट्विन पाइप के केस में अगर बात करें ईआर का प्रेशर का तो यहाँ पर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन में केवल 6 kg मेंशन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड एयर ब्रेक प्रेशर गेज। एयर ब्रेक प्रेशर गेज का यहाँ पर स्टैंडर्ड डायमीटर पूछा गया है। तो यह मेनली जो होता है वह 100 mm का इसका स्टैंडर्ड डायमीटर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर्स अब्रॉड और फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पर बोला गया है कि कोई अगर ऑफिसर्स है, इनको अगर स्टडी लीव की रिक्वायरमेंट है तो इनके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा जो सैंक्शन करेगा ऑफिसर्स को एब्रॉड या फॉरेन कंट्री में स्टडी लीव के लिए, वो कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेंगे जो स्टडी लीव होता है, इस केस में कुछ कंडीशन रखे गए हैं कि जो नॉर्मली जो मैक्सिमम जो 24 मंथ्स तक का यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन एट अ टाइम केवल 12 मंथ्स का प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा कोई रेलवे डॉक्टर है तो उनको मेडिकल क्षेत्र में यहाँ पर पीएचडी करने के लिए 36 मंथ तक का यहाँ पर स्टडी लीव प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अगर इस केस में अगर बात करें अगर कि अगर कोई ग्रुप सी एंड डी के एम्प्लॉयज है, उनको अगर विद इन इंडिया स्टडी लीव लेना है तो उस केस में यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वह मेनली डीआरएम या सीडब्ल्यूएम चीफ वर्कशॉप मैनेजर यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। इसके अलावा अगर बात करें ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स का तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे विद इन इंडिया का वह जीएम जनरल मैनेजर होंगे। वहीं अब्रॉड की अगर बात करें तो उस केस में खुद रेलवे बोर्ड यहाँ पर इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। चूँकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वह ऑफिसर्स के लिए पूछे गए थे और एब्रॉड और फॉरेन कंट्री के लिए पूछा गया है, तो उस केस में यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वह खुद रेलवे बोर्ड होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज्ड इन एलएचबी कोचिंग स्टॉक। एलएचबी कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार के एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मेनली जो एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं प्रत्येक एक्सल पर जो डिस्क ब्रेक माउंटेड होते हैं, इनमें ब्रेक पैड के माध्यम से ब्रेकिंग किए जाते हैं, यानी ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम और एयर ब्रेक सिस्टम के साथ यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें जो बीएलसी वैगन होते हैं इनमें मेनली LCCF 20C बोगी का प्रयोग किया जाता है, जिनके मेंटेनेंस के लिए G112 का यहाँ पर प्रयोग होते हैं। और इनमें अगर बात करें जो बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वह मेनली CTRB काटेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं, जिनके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर G81 रखा गया है। तो ये दोनों से आप याद रखें, यहाँ से प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर टेपर 2 रो काटेज टेपर रोलर बियरिंग यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज M1 स्टैंड्स फॉर बॉक्सेन M1। जो बॉक्सेन M1 और M2 जो होते हैं वह मेनली मॉडिफिकेशन
1 और मॉडिफिकेशन 2 होते हैं। इसमें केवल यह देख किया जाता है कि जो इसमें नंबर ऑफ ग्रुपिंग जो स्प्रिंग्स होते हैं इनमें कुछ चेंज किए जाते हैं, इसको यहाँ पर चेंज करके कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको M1 यानी मॉडिफिकेशन 1 और M2 यानी मॉडिफिकेशन 2 से डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पर M1 के लिए पूछा गया था तो मॉडिफिकेशन 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द थिकनेस ऑफ ब्रॉड गेज व्हील फ्लैंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोचेज। हाई स्पीड ट्रेन कोचेज वाले जो इनका व्हील फ्लैंज का थिकनेस पूछा गया है, तो हाई स्पीड ट्रेन के केस में यहाँ पर 29.4 mm यहाँ पर होते हैं और इनको मिलनी 22 mm तक यूज में लिया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन, और नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है मिनिमम एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इस दौरान जो बीपी प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वो 0.5 से लेकर 0.8 kg का प्रेशर यहाँ पर बीपी प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर सर्विस एप्लीकेशन का तो इस केस में 0.8 से लेकर 1 kg तक का प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है सर्विस एप्लीकेशन के दौरान। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जा सकता है फुल सर्विस एप्लीकेशन, इसमें जो प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं 1 से लेकर 1.5 kg तक का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। यानी मिनिमम एप्लीकेशन के दौरान 0.5 टू 0.8, सर्विस एप्लीकेशन 0.8 टू 1 kg, फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 टू 1.5 kg। तो यह एक प्रकार का सीक्वेंस होता है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसमें 0.5 से 0.8 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए सर्विस एप्लीकेशन का, तो सर्विस एप्लीकेशन में यहाँ पर मिलनी 0.8 से लेकर 1 kg तक का लिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम टाइम फॉर सीसी रैक एग्जामिनेशन। सीसी रैक यानी क्लोज सर्किट रैक के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर कितने मैक्सिमम टाइम अलाउ किए गए हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर चूंकि आप मैन पावर के हिसाब से भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन मैन पावर कितने होनी चाहिए और कितने टाइम मैक्सिमम ले सकते हैं हम क्लोज सर्किट रैक के केस में वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें एक यहाँ पर एंड टू एंड रैक की अगर बात करें, सेकेंड हम प्रीमियम की अगर बात करें, और थर्ड यहाँ पर क्लोज सर्किट रैक है। यहाँ पर हम अगर बात करें कि टाइम रिक्वायर्ड कितना मैक्सिमम है और यहाँ पर हम मैन पावर के लेंगे, मैन आवर कितना मैक्सिमम होना चाहिए। एंड टू एंड रैक के केस में 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, जबकि मैन आवर की अगर बात करें तो 56 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। प्रीमियम रैक की अगर बात करें तो 4.5 आवर्स, वहीं 75 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। क्लोज सर्किट रैक की अगर बात करें तो 6 आवर्स और यहाँ पर 100 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर सीसी रैक के लिए होता है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया था मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीसी रैक्स, तो यहाँ पर 6 आवर्स हो जाएगा। वहीं मैन आवर पर रैक की अगर पूछा जाता तो 100 मैन आवर पर रैक यहाँ पर होते। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 आवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल और एक्सप्रेस ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन। ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन का यहाँ पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के केस में इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100%, इन रूट की अगर बात करें तो इन रूट में यह 90% ब्रेक पावर होती है। यह होता है मेल और एक्सप्रेस ब्रॉड गेज कोचिंग रैक के केस में। यहाँ पर इन रूट के लिए पूछा गया था 90%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन, BCN, BRN, BTPN वैगन, ये जितने भी टाइप्स के जो वेरिएंट दिए गए हैं वैगन्स के, इनका एक्सल लोड कैपेसिटी पूछा गया जो कि 20.32 टन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है येलो स्ट्रिप्स ऑन इन बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स। आईसीएफ कोच के जो इंड बॉडी में जो येलो स्ट्रिप्स इंडिकेटर होते हैं वह मेनली एंटी टेलीस्कोपिक को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज पर जो ब्रेक सिस्टम का जो सिद्धांत यूज किया जाता है वह मेनली एक एक्सल पर जो दो ब्रेक डिस्क होते हैं इन पर ब्रेक पैड के माध्यम से यहाँ पर ब्रेकिंग किए जाते हैं, यानी ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम यहाँ पर इसका इस प्रकार के प्रिंसिपल पर या एलएचबी कोच का यहाँ पर ब्रेक सिस्टम कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द लेवरेज रेशियो इन बॉक्स एंड वैगन इज ऑब्टेन्ड बाई। बॉक्स एंड वैगन में जो लेवरेज रेशियो होता है वो किसके माध्यम से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो यह मेनली जो एम्प्टी एवं लोडेड डिवाइस बॉक्स जो होते हैं इनके माध्यम से इनको लेवरेज रेशियो को ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं ए मेल रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग डैश सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। कितने सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाया जाएगा मेल रेलवे सर्वेंट्स को? तो इस केस में 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के केस में प्रोवाइड करवाया जाता है। 15 डेज का प्रत्येक केस में यहाँ पर पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं और 6 महीने का यहाँ पर टाइम दिया जाता है जिस केस में उसको या इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्निटी लीव प्रोवाइड लेना पड़ता है, अदरवाइज इस प्रकार के लीव्स को लैप्स कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन केस पे यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ एनआरबी यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में जो एनआरबी यूज किए जाते हैं इनका कार्यविधि यानी फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे यह एक एपी पाइप है, फिट पाइप, जिसमें 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर डट कलेक्टर लगे होते हैं जिसका काम होता है प्रेशर को फिल्टर करके आगे भेजना। यहाँ पर एक आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं प्रेशर को रोकने या चालू करने के लिए। फिर यहाँ पर आप एनआरबी डिवाइस लगा होता है और यहाँ पर एक बड़ा सा एयर टैंक्स होते हैं जो कोचिंग और एक वैगन के स्टॉक के केस में या कैपेसिटी चेंजेस होते रहते हैं। एनआरबी ये काम होता है कि जो एपी का प्रेशर एयर टैंक में जाने तो देता है लेकिन यह वापस एपी पाइप में वापस आने नहीं देता है, यही इसका मेन फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो प्रिवेंट फॉलो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू एपी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी डेज ऑफ एलएचएपी यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉयज इन हिज सर्विस। पूरे सर्विस काल में कोई कर्मचारी कितने दिनों तक मैक्सिमम एलएचएपी यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे एक्यूमुलेट संचय कर सकता है? तो एलएचएपी की अगर बात करें इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है, कर्मचारी अनलिमिटेड जितने सर्विस उनके होंगे उतने तक वो जमा कर सकते हैं। जबकि एलएपी के केस में लीव ऑन एवरेज पे की केस में मैक्सिमम 300 एलएपी तक मैक्सिमम वक्त एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया था एलएचएपी के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अनलिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर इज टू सेग्रीगेट डट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। यहाँ पर जो डट कलेक्टर का यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है कि तो मेनली अगर बात करें कोई बीपी पाइप है और यहाँ पर सेकेंड जो होता है वो एफई पाइप होता है। बीपी पाइप से यहाँ पर ब्रांच पाइप निकलते हैं जो कि डीबी के लिए जाता है और एफपी से जो ब्रांच पाइप निकलता है वो मेनली एनआरबी से होते हुए ईआर टैंक्स में जाते हैं। डट कलेक्टर का मेन फंक्शन होता है कि जो भी मेन पाइप से जो हमारा प्रेशर आते हैं उनको फिल्टर करके आगे भेजना होता है। अदरवाइज किसी प्रकार के कोई अगर यहाँ पर डट पार्टिकल का इंटर करता है डीबी के अंतर्गत तो इसमें डीबी माल फंक्शनिंग की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, जिससे यहाँ पर ब्रेक बाइंडिंग की समस्या स्टॉक के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार को यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ना आए तो यहाँ पर डट कलेक्टर का प्रावधान किया गया जो मेनली एयर प्रेशर को फिल्टर करके आगे भेजता है बिफोर कमिंग टू डीबी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन वैगन। मालगाड़ियों में किस प्रकार के डट कलेक्टर का प्रयोग किया जाता है?
तो वैगन की अगर बात करें तो वैगन के अंतर्गत 3 वे डट कलेक्टर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रैक्स फ्रॉम नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स पर यहाँ पर सीसी रैक का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है। नोडल पॉइंट यानी ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर यहाँ पर पूछा गया है और सीसी रैक यहाँ पर क्लोज सर्किट रैक के लिए यहाँ पर इंडिकेट करता है। इस केस में जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर 100% ब्रेक पावर और इन रूट में मिनिमम 90% मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार के रैक के लिए 100 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट होता है और येलो कलर पेज पर भी इस प्रकार के बीपीसी को यहाँ पर इशू करने होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, जो नोडल पॉइंट्स पर ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है, तो 100% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सरप्लस आइटम्स आर। सरप्लस आइटम इस प्रकार के आइटम्स होते हैं जो पिछले 24 मंथ्स के अंतर्गत किसी भी रेलवे यूज में पर्पस के लिए नहीं लिया गया हो, तो इस प्रकार के आइटम्स को यहाँ पर सरप्लस आइटम के तौर पर यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो आइटम्स नॉट मूव्ड फॉर 24 मंथ्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें भी सरप्लस आइटम में भी मेनली एक होता है डेड सरप्लस आइटम और एक होता है मूवेबल सरप्लस आइटम। डेड सरप्लस आइटम जो ऐसा आइटम होते हैं जो पिछले 24 मंथ्स में यूज में नहीं लिया गया है और आगे भी नेक्स्ट 24 मंथ्स में भी यूज में नहीं लिया जाएगा, तो इस प्रकार के आइटम को डेड सरप्लस आइटम के तौर पर रखा जाता है। जबकि मूवेबल सरप्लस आइटम की अगर बात करें तो पिछले 24 मंथ्स में यूज में नहीं लिया गया था, आने वाले 24 मंथ्स के अंतर्गत इनको यूज में लिया जा सकता है, तो इस प्रकार के आइटम को यहाँ पर मूवेबल सरप्लस आइटम के तौर पर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके अलावा भी कई प्रकार के यहाँ पर स्टोर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी स्टोर्स। ऑर्डिनरी स्टोर के अंतर्गत जो रेगुलर टर्नओवर जो होते हैं, डिमांड जो होते हैं, कांस्टेंट डिमांड्स, इनको फुलफिल करने के लिए ऑर्डिनरी स्टोर्स का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इनएक्टिव जो स्टोर्स होते हैं जो पिछले 12 मंथ्स 12 मंथ्स के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई इशू नहीं किया गया है आइटम्स का, तो इस प्रकार के स्टोर्स को इनएक्टिव स्टोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा जो इम्प्रेस्ड स्टोर्स होते हैं वह मेनली डे टू डे ऑपरेशंस में जो रिक्वायर्ड आइटम्स होते हैं, सर्विसेज मेंटेनेंस के लिए होते हैं, इनके लिए जो आइटम जारी करता है वह मेनली इम्प्रेस्ड स्टोर के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के जो आइटम्स होते हैं इनका वेरिफिकेशन 2 ईयर्स के इंटरवल पर किया जाना चाहिए। और एक होता है कस्टडी स्टोर्स, यानी कस्टडी स्टोर के अंतर्गत इस प्रकार के आइटम्स होते हैं जिनको स्पेशल वर्क्स या चार्ज के लिए परचेज किया गया था लेकिन उनको स्टोर के अंतर्गत छोड़ दिया गया है, तो इस प्रकार के स्टोर्स को कस्टडी स्टोर के तौर पर रखा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो स्टोर्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, यह मेनली प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं एफपी चार्जेज। एफपी मेनली चार्ज करता है किसको, तो एफपी मेनली जो फीड पाइप होता है, यहाँ डट कलेक्टर होते हैं, आइसोलेटिंग कॉक होते हैं, फिर यहाँ पर आपका एनआरबी नॉन टर्न बाल्व होता है और यह मेनली लास्टली ईआर टैंक को यहाँ पर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के माध्यम से यह ईआर टैंक को चार्ज करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं ट्रिप मेंटेनेंस रूल्स दैट इज D1 ऑफ LHB कोच इज डन। जो डिपो स्तर पर डिपो 1, D2 एवं D3 शेड्यूल जो होते हैं, D1 शेड्यूल्स मेनली जो किया जाता है आफ्टर एवरी ट्रिप। इसके अलावा अगर बात करें D2 की अगर बात करें तो यह 30 ± 3 डेज के अंतराल पर किया जाता है। D3 की अगर बात करें तो 180 ± 15 डेज के अंतराल पर D3 शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था D1 के रिगार्डिंग, तो आफ्टर एवरी ट्रिप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैसनम बोगी। कैसनम बोगी में यहाँ पर इलास्टोमेरिक पैड का नॉमिनल थिकनेस पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो ईएम पैड, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईएम से डिनोट करते हैं, ईएम पैड से, यह मेनली कैसनम बोगी में प्राइमरी सस्पेंशन में यूज में लिया जाता है। इनका यूज करने का मेन पर्पस होता है कि जो व्हील फ्लैंज के जो घिसाव होते हैं, इनके घिसाव को यहाँ पर कम करने के लिए, यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए ईएम पैड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इनका अगर बात करें
कि न्यू कंडीशन में जो फ्री हाइट होता है वो 46 mm और कंडम कंडीशन में मिनिमम फ्री हाइट जो होना चाहिए 42 mm होना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया था न्यू नॉमिनल थिकनेस, तो 46 mm ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी कई अदर कंडीशन होते हैं जिसके बिहार पर हम ईएम पैड को सर्विस से कंडम कर सकते हैं, जिसमें से एक कंडीशन होता है कि अगर रबर पैड ईएम पैड का अगर क्रस्ट कर गया हो तो उस केस में हम कंडम कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन यह होता है कि अगर कोई रबर के सरफेस पर कोई 50 mm से ज़्यादा कोई क्रैक्स अगर डेवलप हो गया हो तो उस केस में भी हम ईएम पैड को कंडम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ईएम पैड के जो बॉन्ड फेलियर होता है वो मोर देन 40 mm से ज़्यादा अगर हो तो उस केस में भी यहाँ पर हम सर्विस से कंडम कर सकते हैं। तो ये कई सारे कंडीशन है जिसको हम उनके डायमेंशन के बिहाफ पर हम सर्विस से कंडम करते हैं ईएम पैड को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है गेजेटेड ऑफिसर एलिजिबल फॉर डैश सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास इन अ ईयर। प्रत्येक वर्ष यानी एक ईयर में जो गेजेटेड ऑफिसर्स कितने प्रिविलेज पासेस के लिए एलिजिबल होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर तो ग्रुप ए एवं बी के जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं इनको आफ्टर अपॉइंटमेंट ही 6 सेट पास पर ईयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जबकि अगर कोई कर्मचारी ग्रुप सी एवं डी के कोई कर्मचारी है तो इस केस में अप टू 5 ईयर्स 5 वर्षों तक उनको केवल एक सेट पास जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और आफ्टर 5 ईयर्स उनको 3 सेट पास जारी किया जाता है आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पर पूछा गया था ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ पर मेनली 6 सेट पास ऑफ प्रिविलेज पासेस यहाँ पर प्रत्येक ईयर दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग एप्लीकेशन इज। एप्लीकेशन के दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में होते हैं वह मेनली 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन पैसेंजर द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप। ब्रांच पाइप का डायमीटर पूछा गया पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत। तो ब्रांच पाइप का जो डायमीटर होता है वह मेनली 20 mm होते हैं ब्रांच पाइप का, जबकि जो मेन पाइप जो होते हैं पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत वो 25 mm के होते हैं। यहाँ पर ब्रांच पाइप के लिए पूछा गया था तो 20 mm ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ। जो क्लेविस और क्लेविस पिन जो होते हैं वह मेनली टाइसन कपलर का पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी डेज आर ग्रांटेड एज चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव के रूप में जो कितने दिनों का यहाँ पर टाइम ग्रांटेड किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चाइल्ड केयर लीव की अगर बात करें सीसीएल का, या मेनली फीमेल रेलवे सर्वेंट्स को मेनली दिया जाता है। इसमें अगर बात करें तो मेनली जो टोटल जो डेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो 730 डेज 730 दिन का प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो 365 डेज होते हैं इनमें जो अलाउंस प्रोवाइड करवाया जाता है प्रॉपर 100% अलाउंसेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट 365 में केवल और केवल 80% उनको पेड किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी कंडीशन रखा गया है कि जो चाइल्ड केयर लीव जो होते हैं इनमें 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन को ही प्रोवाइड करवाया जाता है अप टू 18 ईयर्स तक। इसके अलावा मैक्सिमम आप 3 ईयर स्पेल्स में एक ईयर में आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं विथ मिनिमम 5 डेज इन ईच स्पेल। प्रत्येक स्पेल में आप मिनिमम 5 डेज ले सकते हैं और मैक्सिमम 3 स्पेल्स तक आप प्रत्येक वर्ष ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाइल्ड केयर लीव को किसी प्रकार के लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका 730 डेज इन इंटायर टेन्योर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोलर हेड एंड द बैरल ऑफ एसीबी इज नेम्ड एज। यहाँ पर जो एसीबी होता है जिसे हम स्लैक लेस्ड बैरल बोलते हैं, जिनका मेन काम होता है कि जो ब्रेक ब्लॉक्स एवं व्हील थ्रेड्स के बीच के जो गैप होते हैं
इनको मेंटेन करना, ऑटोमेटिक रूप से मेंटेन करने का काम ये जो करते हैं वह मेनली एसीबी के माध्यम से किया जाता है। एसीबी में मेनली जो होता है वो एक होता है ए डायमेंशन, सेकेंड होता है ई डायमेंशन। ए डायमेंशन जो होते हैं वो मेनली कंट्रोलर हेड एवं बैरल ऑफ एसीबी के बीच के डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है, और इनका जो डायमेंशन प्रॉपर होता है वो 70 + 2 - 0 mm जो होते हैं वो मेनली ऑल टाइप्स जो कैसना बोगी होते हैं उन केस में लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 27 + 2 - 0 mm जो लिया जाता है वह मेनली बोबार्नी केस में लिया जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो डिस्टेंसेस होते हैं कंट्रोलर हेड एवं बैरल ऑफ एसीबी के बीच के डिस्टेंसेस को हम ए डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। वहीं अगर बात करें ई डायमेंशन का तो ई डायमेंशन मेनली जो होते हैं वो प्रोटेक्शन ट्यूब एवं स्पिंडल पर बने कट मास के बीच के जो डिस्टेंसेस होते हैं उसे हम ई डायमेंशन के तौर पर जानते हैं, और यह नॉर्मली 555 से लेकर 575 mm की रेंज में यह ई डायमेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मिनिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन। गुड्स वैगन का मिनिमम व्हील गेज पूछा गया है। तो व्हील गेज की अगर बात करें तो एक ही एक्सल पर दो चक्कों के व्हील फ्लैंजेस के जो डिस्टेंसेस होते हैं उन्हें हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं। यह मेनली 1600 + 2 - 1 mm की रेंज में होते हैं। अगर मिनिमम यहाँ पूछा जाता है तो मिनिमम यहाँ पर 1599 यहाँ पर मिनिमम इसका व्हील गेज हो जाएगा। यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डेज। जो महिला रेल कर्मचारी को जो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है वह मेनली 180 डेज का प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर्स इज। दो हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर जो होते हैं इसमें मार्क 50 जिसे शॉर्ट फॉर्म में MK50 से डिनोट करते हैं, इनका जो कैपेसिटी होता है 5385 kg/मीटर यहाँ पर इसका कैपेसिटी होता है, और इसमें हेलिकल स्प्रिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें एक और जो होता है RF सीरीज 361, इनमें जो कैपेसिटी होता है 5725 kg/मीटर यहाँ पर कैपेसिटी देखने को मिलता है। दो प्रकार के मेनली ड्राफ्ट गियर यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर के अंतर्गत देखिए अगर केवल मार्क 50 की बात किया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक पैड्स एंड ब्रेक ब्लॉक्स कंप्लीट इन कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग। यहाँ पर जो अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो कोचेज है इनमें ब्रेक हेड एवं ब्रेक ब्लॉक का यहाँ पर टोटल नंबर्स पूछा गया है कि कितने नंबर में यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें जो अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो ब्रेक सिस्टम होते थे कोचेज के अंतर्गत, इनमें टोटल अगर बात करें तो इसमें मेनली यह होता था कि ये कोई बोगी है यहाँ पर, यह कोई बोगी है ICF सेकेंड बोगी यहाँ पर ये है। तो जो ब्रेक रिंगिंग वाले जो कोचेज होते थे इनमें मेनली प्रत्येक एक्सल पर दोनों साइड से यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक होते थे, ब्रेक शू भी है, ब्रेक हेड वो भी यहाँ पर देखने को मिलते थे। इस प्रकार आप टोटल यहाँ पर 8 ब्रेक ब्लॉक यहाँ पर है, सेकेंड में भी 8 ब्रेक ब्लॉक, टोटल यहाँ पर आपका 16 नंबर में यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक देखने को मिलता था, जिसमें एल टाइप के यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक का प्रावधान किया गया था, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होते थे वो 0.1 mm होते थे। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो 16 नंबर्स में यहाँ पर हो जाएगा। प्रत्येक बोगी में 8 और सेकेंड बोगी में भी 8 है, दोनों मिलाकर यहाँ पर प्रत्येक कोच में यहाँ पर 16 नंबर में यूज में लिए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इससे रिलेटेड इसमें जो 2 नंबर्स में ऐसे भी यूज में लिया जाता था 2 के नंबर्स में, और इसमें जो ब्रेक सिलेंडर यूज में लिए जाते हैं वह मेनली 14 इंच का यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो ए डायमेंशन होते थे एसएवी के लिए वो ए डायमेंशन मेनली
16 प्लस 2 माइनस 0 mm, या मिली 13 टन के लिए जो लिया जाता था, और 22 प्लस 2 माइनस 0 mm या AC कोच 16.25 टन के लिए ये डायमेंशन लिए जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें जो ई डायमेंशन अंडर माउंटेड फ्रेम वाले जो कोचेज होते थे ब्रेक रिंगिंग वाले, उनमें ई डायमेंशन 375 प्लस माइनस 25 mm ई डायमेंशन के तौर पर लिया जाता था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो ब्रेक रिंगिंग के जो कोचेज होते थे उनमें अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 16 के नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता था। 14 इंच के ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। 2 नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर ईच में लिए जाते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें ACB का प्रावधान यहाँ पर अंडर फ्रेम में किया गया था, जिसके लिए ए डायमेंशन 13 टन यानी नॉन AC के लिए 16 प्लस 2 माइनस 0 mm, AC कोच के लिए जिसका एक्सेल लोड 16.25 टन है, इनके लिए ए डायमेंशन 22 प्लस 2 माइनस 0 mm रखा गया था, जबकि ई डायमेंशन 375 प्लस माइनस 25 mm रखा गया है। तो ये अक्सर एग्जाम के अंतर्गत यहाँ पर कन्वेंशनल कोचेज के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी 16 के नंबर में यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन ईयर ब्रेक स्टॉक BPC becomes invalid if the rake is stable in any examination yard। ईयर ब्रेक स्टॉक यदि किसी यार्ड एग्जामिनेशन यार्ड में अगर कितने समय तक वह स्टेबल रहता है तो उस केस में उसके BPC इनवैलिड हो जाएगा। तो किसी भी एग्जामिनेशन यार्ड में अगर वह मोर देन 24 आवर्स तक अगर स्टेबल रहता है तो उस केस में इनकी BPC इनवैलिड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शेल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव। एक जो फीमेल रेल कर्मचारी है वो कितने दिनों का मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल होती है, तो वह मेनली 180 डेज यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन द पिन्स एंड बुशेज इन ICF बोगी। ICF बोगी में जो पिन एवं बुशेज होते हैं इनका डायमेट्रिकल क्लियरेंस मैक्सिमम कितना होगा, तो वह होता है 1.5 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एग्जिस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत एक्सटर्नल स्लैक एग्जिस्टर सिस्टम जो कि ACB जो होते थे इनको समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो वह मेनली BMBC इन कोचेज और BMBS इन वैगन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ BLL वैगन। BLL वैगन का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि यहाँ पर अगर बात करें तो बोगी लो लेवल और लॉन्ग यहाँ पर इसका हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि जो इसका जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है वह लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू BLC के जो रेक्स होते हैं उनके कंपेयर में यह लंबा होता है थोड़ा सा लेंथ ओवर हेड स्टॉक के केस में। यहाँ पर बात करें जो BLC ए की अगर बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता था लेंथ ओवर हेड स्टॉक का वह 13,625 mm होते थे। वहीं यहाँ पर बात करें BLC बी का तो इस केस में यहाँ पर जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होते थे वो 12,212 mm होते थे। इनकी लेंथ को इंक्रीज करके यहाँ पर BLA ए और BLL बी यहाँ पर बनाया गया है। BLL ए की अगर बात करें तो इस केस में यहाँ पर जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक है वो 15,520 mm। वहीं अगर बात करें BLL बी की अगर बात करें तो यहाँ पर 13,810 mm रखा गया है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो BLC बी और BLL बी में यहाँ पर दोनों में डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों का यहाँ पर एज कंपेयर टू BLC के रेक के केस में यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी इसका जो फुल फॉर्म मेनली होना चाहिए वह बोगी लो प्लेटफॉर्म लॉन्गर कंटेनर फ्लैट वैगन यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक और लॉन्गर ऐड होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कैपेसिटी ऑफ ER फॉर वैगन इज। वैगन के लिए, मालगाड़ियों के लिए जो ER टैंक का जो कैपेसिटी होता है वह मेनली 100 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज। ड्राफ्ट गियर का हाईएस्ट कैपेसिटी कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मेनली दो प्रकार के होते हैं ड्राफ्ट गियर। एक मार्क यानी MK50 से यहाँ पर हम करते हैं, जिसको कैपेसिटी जो होता है 5385 kg मीटर यहाँ पर इनका कैपेसिटी देखने को मिलता है। और एक होता RF361 जिनका कैपेसिटी होता है 5725 kg मीटर यहाँ पर कैपेसिटी होता है। और ऑप्शन की तरफ अगर चले तो ऑप्शन में केवल और केवल यहाँ पर RF361 दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ER टैंक्स। ER टैंक का कैपेसिटी पूछा गया है। यहाँ पर यह नहीं मेंशन किया गया है कि ये कोचेज या वैगन के लिए है। अगर कोचेज के लिए यहाँ पर है तो 200 लीटर्स का, अगर वैगन के लिए यहाँ पर यूज में लिया जाता है तो यहाँ पर 100 लीटर का यूज में लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर के अनुसार अगर देखें तो 200 मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक पावर सर्टिफाइड इशूड फॉर सच प्रीमियम गुड्स रेक विल बी वैलिड फॉर। यानी ऐसे प्रीमियम वैगन स्टॉक्स जिनको जारी किए जाने वाले जो ब्रेक पावर परसेंटेज की जो वैधता होता है वो कितने दिनों के लिए होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए प्रीमियम रेक के लिए, गुड्स स्टॉक के लिए पूछा गया है ब्रेक पावर। तो यह मेनली जो होता है वो 12+3 डेज का होता है, जिसको ट्रायल बेसिस पर 5 डेज के लिए यहाँ पर ग्रेस पीरियड के तौर पर यूज में लिया जाता है। 12 डेज तक मल्टीपल लोडिंग या अनलोडिंग किया जा सकता है, जबकि 3 डेज इसका ग्रेस पीरियड यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा प्रीमियम रेक के केस में यहाँ पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। और इस प्रकार के BPC जारी करने के लिए ग्रीन पेपर का यूज किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12+3 डेज यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें पूछे गए हैं ए कैटेगरी डिपोट विल इशू BPC ऑफ क्लोज सर्किट रेक वैलिड अप टू 10 किलोमीटर। जो ए कैटेगरी डिपोट्स है इनके जो BPC जारी किए जाते हैं क्लोज सर्किट रेक के लिए कितने किलोमीटर तक वैलिड होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए कैटेगरी अगर है डिपोट्स इनके लिए 30 डेज या 6000 किलोमीटर रखा गया है। जबकि अगर बात करें स्पेशल ए के लिए, स्पेशल ए कैटेगरी के लिए वह रखे गए हैं 35 डेज और 7500 किलोमीटर यहाँ पर किलोमीटर बेसिस पर रखा गया है। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था ए कैटेगरी के लिए, तो ए कैटेगरी के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6000 या 30 डेज यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। स्पार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया जो कि होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पार्ट के लिए जो टर्निंग आउट का समय रखा जाता है वो 20 मिनट्स का यहाँ पर रखा जाता है डिस्पैच के लिए, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ऑपरेटिंग कोड ऑफ बोगी ओपन फ्लैट वैगन फॉर ISO कंटेनर्स। ISO कंटेनर्स के लिए यहाँ पर बोगी ओपन फ्लैट वैगन के लिए जो यहाँ पर ऑपरेटिंग कोड रखा गया है वह मेनली VFKI रखा गया है। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर लाइन ब्रांच पाइप। जो ब्रांच पाइप ब्रेक सिलेंडर लाइन के लिए जाता है उनका डायमीटर पूछा गया है कितने mm होते हैं। तो इनका अगर बात करें तो यह मेनली 18 mm यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर लाइन वाले जो ब्रांच पाइप है इनका डायमीटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ ART। ART का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक क्लास जो ART होता है इसमें 140 टन BD क्रेन को शामिल किया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ C ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। C ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का यहाँ पर कलर कोड पूछा गया है।
तो कॉइल स्प्रिंग के लिए मेनली जो कलर कोड होते हैं वो ग्रुप्स क्लासेस के ऊपर यहाँ पर डिसाइडेड होती हैं। अगर कोई ए ग्रुप्स, बी ग्रुप्स, सी ग्रुप्स है, यहाँ पर ए ग्रुप्स के लिए यहाँ पर येलो कलर्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें बी कलर के लिए यहाँ पर ब्लू कलर्स और सी ग्रुप के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर यहाँ पर रखे गए हैं। चूंकि प्रश्न में सी ग्रुप के लिए पूछा गया था तो यहाँ पर ग्रीन कलर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन सेम वैगन इन ब्रॉड गेज बोगी वैगन्स वाइल चेंजिंग द व्हील। जब भी व्हील को चेंज करते समय यह ध्यान रखना होता है कि जब भी हम व्हील को अरेंज करते हैं तो उस केस में यहाँ पर जो व्हील डायमीटर के जो परमिसिबल लिमिट रखा गया है वेरिएशन अलाउ करने की, वह यहाँ पर देखना होता है। अगर वैगन के केस में यहाँ पर अगर है तो वैगन के केस में सेम एक्सेल पर यहाँ पर 0.5 mm, सेम बोगी में यहाँ पर 13 mm और डिफरेंट बोगी ऑफ सेम वैगन, तो सेम वैगन में यहाँ पर 25 mm यहाँ पर होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर सेम वैगन के लिए पूछा गया था तो 25 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। यानी यहाँ पर TOLIC के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होता है, इनके मीटिंग का जो आवधिकता पीरियोडिसिटी होते हैं वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो TOLIC की जो मीटिंग इंटरवल है वह मेनली 6 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसका जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वह मेनली जिस सिटी में TOLIC के जो मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं उस सिटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उस सिटी का, उनको यहाँ पर चेयरपर्सन बनाए जाते हैं TOLIC का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। पहला यहाँ पर निर्धारित किया गया है प्रबोध, सेकेंड यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं प्रवीण, थर्ड यहाँ पर है प्राज्ञ, अब फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रांगत है। चूँकि यहाँ पर किसी डिवीजन में यहाँ पर 3 आंसर लिए जाते हैं, किसी डिवीजन में 4 लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु फॉल्स अंडर बीच रीजन्स। जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है, जो कि 17 जुलाई 1976 को यहाँ पर पास किए गए थे, तो उसमें तमिलनाडु जो स्टेट्स है वो कौन से में आते हैं, तो इस प्रकार में यहाँ पर रीजन सी में रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनटू हाउ मेनी रीजन्स इंडियन स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1970 के अनुसार, 1976 के अनुसार यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय स्टेट्स को यहाँ पर 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स को रखा गया है। यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 3 रीजन्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 अंडमान निकोबार फॉल्स अंडर बीच रीजन्स। जो अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरेटरी है, इसके अलावा अगर बात करें न्यू दिल्ली का, ये दोनों यूनियन टेरेटरी मेनली रीजन ए के अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, हाउ मेनी फर्स्ट प्राइज आर गिवन फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन हिंदी इन अ ईयर अंडर इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष
10,000 वर्ड से ज़्यादा अगर लिखने के लिए जो फर्स्ट अवार्ड दिया जाता है वह कितने में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कोई यहाँ पर अंडर इंसेंटिव स्कीम की अगर बात करें तो इसमें जो 10,000 वर्ड्स के लिखने के लिए यहाँ पर जो अवार्ड दिए जाते हैं, इनमें मेनली 3 प्रकार के फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड के यहाँ पर लिए जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड रैंक एवं थर्ड रैंक के आधार पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फर्स्ट रैंक के अंतर्गत जो प्राइस मनी रखा गया है वह 5,000 रुपीज़ रखा गया है। सेकेंड रैंक के लिए यहाँ पर 3,000 रुपीज़ रखा गया है और थर्ड रैंक की अगर बात करें तो थर्ड रैंक में यहाँ पर 2,000 रुपीज़ रखे गए। सेकेंड रैंक के लिए यहाँ पर 3,000 से। इसमें अगर बात करें जो फर्स्ट रैंक में मेनली 2 पर्सन को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, 2 लोगों को दिया जाता है। सेकेंड रैंक में मेनली 3 पर्सन्स को दिए जाते हैं और थर्ड रैंक में अगर बात करें तो इसमें 5 पर्सन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अंडर इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत मेनली अगर कोई प्रत्येक वर्ष 10,000 वर्ड से ज़्यादा अगर राइटिंग करता है तो इस केस में इस प्रकार के अवार्ड के लिए वो एलिजिबल और इसमें वो नॉमिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट प्राइजेस के लिए, तो फर्स्ट प्राइजेस के लिए यहाँ पर 2 लोगों को दिया जाता है और यह दिया जाता है 5,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 2 नंबर्स में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। यहाँ पर बोला गया है कि संघ के सरकारी कामकाज में जो किस प्रकार के हम न्यूमेरल फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हम इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स जो होते हैं इनका प्रयोग मेनली हम ऑफिशियल पर्पस के लिए, यूनियन के पर्पस के लिए हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द इंडियन न्यूमेरल्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें पूछे गए हैं हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1963। जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है एक्ट है 1963, इनको मेनली पारित किया गया था 10 मई 1963 को। इसका अमेंडमेंट किया गया था 1967 में, 1967 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया था। इसमें टोटल 9 सेक्शंस का प्रावधान किया गया है, जिसमें से जो सेक्शन 33 है यह प्रभाव में आया था 26 जनवरी 1965 को यह प्रभाव में आया था, जिसके अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है जो कि बाइलिंगुअल हिंदी एवं इंग्लिश में होना चाहिए और इसके लिए जो साइनिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स होंगे वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी वह द ऑफिसर साइनिंग द सच डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच लैंग्वेज रूप बोर्ड्स ऑफ कोचेज आर टू बी एक्सिक्यूटेड। यहाँ पर किस भाषा में यहाँ पर कोच के जो रूप बोर्ड्स होते हैं उनमें यहाँ पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो इसमें मेनली जो लिया जाता है वह ट्रायंगुलर फॉर्म में लिया जाता है, जिसमें से रीजनल लैंग्वेज हिंदी एवं इंग्लिश सीक्वेंस वाइज यहाँ पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज एडॉप्टेड हाउ मेनी लैंग्वेजेज वेयर इंक्लूडेड इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ द। इनिशियली यहाँ पर बोला गया जो संविधान के अंतर्गत इनिशियली जब यहाँ पर संविधान को एडॉप्ट किया गया था तो इनिशियली यहाँ पर कितने लैंग्वेज को यहाँ पर 8वें सूची में शामिल किए गए थे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनिशियली की अगर बात करें जब यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज को शामिल किया गया था संविधान के अंतर्गत तो 14 लैंग्वेज यहाँ पर थे। करंट में अगर बात करें तो करंट में यहाँ पर 22 लैंग्वेज को रखा गया है। प्रश्न में इनिशियली पूछा गया था तो 14 लैंग्वेजेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।